ऑर्डर क्लास सेकंड इंग्लिश में 2025 में आज हम जो न्यू बुक आई है हमारे पास उसमें फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज सिलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम सुर ससी फ्रॉम शाह जो रिसाल। तो ये एक न्यू पोम है जो फर्स्ट टाइम मैं इसको यहाँ पर रीड आउट करवा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ लाइफ टाइम में ये, ठीक है, और आप आपके लिए तो फर्स्ट टाइम ही आप इसको पढ़ रहे हैं। तो सिलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम सुर ससी बाय शाह जो रिसाल। सिलेक्टेड वर्सेस से क्या मुराद है कि कुछ मुंतखब करदा अशार। जब वर्सेस की बात की जाती है तो वर्सेस हम लोग कहते हैं अशार को, ठीक है। वर्सेस क्या मतलब होता है अशार। सिलेक्टेड वर्सेस, वर्सेस मतलब मुंतखब अशार। किससे? फ्रॉम सुर ससी। इसको ससी हम पढ़ेंगे, ठीक है, सुर ससी। और जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा पढ़ा था शाह जो रिसालो के अंदर वो सुर कहोड़ी आप लोगों ने पढ़ा था, सुर कहोड़ी भाई शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। इसी तरह से फर्स्ट ईयर में जिस तरह आपने सुर कहोड़ी पढ़ा था, सेकेंड ईयर में है ये सुर ससी। और सुर जब नाम के स्टार्ट में आ रहा है, सुर मतलब होता है नज़म सिंधी जबान में, तो सुर ससी। तो ये सिंधी नज़म है कि असल में जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने लिखी। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इज अ वेरी फेमस सिंधी पोएट, एक बहुत मशहूर सिंधी मिस्टिक, सिंधी पोएट, सिंधी सूफी शायर, और जिन्होंने सारी शायरी जो है वो सिंधी लैंग्वेज में की। ही रोट ऑल द पोइट्रीज इन सिंधी लैंग्वेज, इन सिंधी लैंग्वेज। और हम जो इसको पढ़ेंगे इसमें यहाँ पर वी आर गोइंग टू रीड द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ दिस पोम। तो हम इसमें ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है सुर सरसी को। और ट्रांसलेट करने वाली जो खातून है वो है प्रोफेसर अमीना खमीसानी। और सुर कहोड़ी की भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था फर्स्ट ईयर में, प्रोफेसर अमीना खमीसानी। तो असल में शाह जो रिसालो को कंप्लीट ट्रांसलेटेड वर्जन उन्होंने जो है वो उसको लिखा है इस नाम से। तो प्रोफेसर अमीना खमीसानी ने इस नज़म सुर ससी को ट्रांसलेट किया फ्रॉम सिंधी लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। And this poem is written in Sindhi language by Shah Abdul Latif Bhitai, but the English translated version is written by Professor Amina Khamisani. And this is the poem. The title of poem is Sur Sasi. और ये शाह लतीफ में आपको पता है सबसे बड़ा जो उनका मजमुआ है कलेक्शन ऑफ पोइट्री, उसका नाम है शाह जो रिसालो या रिसालो ऑफ शाह लतीफ। तो उसके अंदर काफी सारे सुर के नाम से बहुत सारी नज़में मौजूद हैं, जैसे सुर कहोड़ी है, सुर मारी है, सुर ससी है। तो आज हम लोग सुर ससी को हम लोग पढ़ेंगे। नाउ थीम क्या है या सेंट्रल आइडिया क्या है, मैसेज क्या है आज के इस नज्म का कि द ट्रू सीकर्स एम्ब्रेस सफरिंग फॉर अ हायर गोल। सच की तलाश करने वाले, हक की तलाश करने वाले एम्ब्रेस सफरिंग, वो मुसीबतों को झेलते हैं फॉर अ हायर गोल, अपना ऊंचा मकसद हासिल करने के लिए। जब एक इंसान ऊंचा मकसद, एक हायर गोल हासिल करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो अपने वो सफरिंग्स को एम्ब्रेस करता है, वो परेशानियों को, मुसीबतों को झेलता है। तभी जाकर उसको क्या होता है कि सच और हक उसको हासिल होती है, उसको ट्रू हासिल होता है। ये एक सूफिज्म के अकॉर्डिंग एक पोइट्री, जैसे सुर कहोड़ी के अंदर भी हमने देखा था कि कहोड़ीज जो होते हैं वो सच की तलाश के लिए जंगलात में और रेगिस्तानों में मारो मारो फिरते हैं। बिल्कुल इसी तरह की एक थीम है। देखो भाई यहाँ पर क्या किया जा रहा है इस नज़म के अंदर बेटा, इश्क़ मजाजी को इश्क़ हकीकी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अक्सर शायर ऐसा करते हैं, तमसीली अंदाज में एक नज़म को लिखते हैं। तो ये नज़म जो है ना, जो लिखा गया सुर ससी, ये एक फोक स्टोरी पर मुश्तमिल है, एक लोक कहानी, एक पुरानी कहानी पर मुश्तमिल है। और वो कहानी इश्क़ मजाजी पर डील करती है, ठीक है, इश्क़ मजाजी पर डील करती है। लेकिन जो शाह लतीफ है उन्होंने इस नज़म को इस तरह से लिखा है जैसे कि इश्क़ हकीकी का तासुर भी इसके अंदर आता है। तो ये अक्सर शायर ऐसा करते हैं, जैसे ख्वाजा मीर दर्द है या मिर्जा गालिब है, वो नज़म को लिखते हैं इश्क़ मजाजी की सूरत में, लेकिन उसके अंदर से इश्क़ हकीकी का तासुर भी क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। तो उस तरह की जब नज़म हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा। सबसे पहले क्या करना है बेटा कि बैकग्राउंड ऑफ पोम हमें समझना है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोम। इस नज़म का बैकग्राउंड क्या है, इस नज़म में स्टोरी क्या बयान की जा रही है, इस नज़म की स्टोरी क्या बयान की जा रही है, इसको हमें सबसे पहले जो है वो डिस्कस करना है। तो यहां पर मैंने बैकग्राउंड ऑफ द पोम लिखा है। अच्छा, ये जो है ना दैट इज अ फेमस स्टोरी लाइक, ओके, बैकग्राउंड ऑफ द पोम क्या है, पोम का बैकग्राउंड क्या है बेटा, ये एक सिंधी फोक टेल है। फोक टेल मतलब सिंधी लोक कहानी है, पुरानी कहानी है, सिंधी पुरानी कहानी है। और ये एक सिंधी फोक लव स्टोरी है, बहुत पुरानी। दैट इज द स्टोरी ऑफ सस्सी एंड पिनू। सस्सी पिनू की जो कहानी, जिसको हम कहते हैं सिंधी जबान में बहुत मशहूर है, सस्सी पिनू की कहानी। अब अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी फोक लव स्टोरीज जो है दुनिया में मशहूर है इन डिफरेंट वेरियस लैंग्वेजेस। लाइक सिंधी लैंग्वेज के अंदर सबसे बड़ी फोक स्टोरी है ये सस्सी एंड पिनू। इस तरह सिंधी में एक और है सुर उमर मारवी की दास्तान, उमर एंड मारवी, उमर कोट की एक दास्तान है उमर मारवी की, तो ये भी सिंधी जबान में बहुत मशहूर है। शाह लतीफ ने इसके बारे में लिखा। कुछ पंजाब के साथ मशहूर है, जैसे हीर रांझा की कहानी है, या सोहनी महिवाल की कहानी है, या शीरी फरहाद की कहानी है, या मिर्जा साहिबा की कहानी है, या कुछ अमेरिकन के अंदर फेमस है रोमियो एंड जूलियट।
These are the famous folk tales about the love stories, जो इसके मजाजी की एक दास्तान आपको बयान करते हैं, ठीक है। तो उनमें से शायद आपने कुछ के नाम इसमें से सुने होंगे जो नाम मैंने आपको बताए। तो ये जो कहानी है ये सस्सी पिन्हू की कहानी है, दो लोगों की कहानी है। अब वो क्या स्टोरी है बेटा, इस बुक के अंदर जब आप पीडीएफ देखेंगे या जब आपके पास बुक हार्ड कॉपी में आएगी बेटा, तो उसमें कंप्लीट स्टोरी डिटेल में लिखी है। मैंने उसको समराइज करके बोर्ड पर लिख दिया है कि सस्सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल लिव्ड इन भंबोर सिंध। तो ये कहानी है, सबसे पहला फर्स्ट कैरेक्टर इस कहानी के अंदर है सस्सी। सस्सी एक लड़की थी और काफी खूबसूरत थी, जो रहती थी कहां भी, बंबूर में, सिंध के अंदर। सिंध का एक शहर है बंबूर के नाम से, और काफी पुराना शहर है बंबूर के नाम से। इसको पोर्ट कासिम के आसपास ये एक शहर है बंबूर के नाम से, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम जब कराची आया, सिंध आया था, तो उसका लश्कर बंबूर में ही उतरा था। वहां पर आज म्यूजियम भी है, जहां पर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम, सॉरी अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहा हूँ, सिकंदर आजम जब आया था हिंदुस्तान, तब वो बंबूर के रास्ते से निकला था। तो आज वहां एक म्यूजियम भी है जहां सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो लश्कर है, उनके हथियार वगैरह उनके, या फिर उनके सॉर्ट्स वगैरह, वो वहां पर एज अ म्यूजियम मौजूद है। तो बंबूर एक बहुत ही ज्यादा कह लो हिस्टोरिकल सिटी है वहीं पर। और अब तो एक खंडर जैसा है, खंडरात है वहां पर, और कुछ नहीं है, लोग नहीं रहते वहां पर। लेकिन एक वक्त था, एक बड़ा एक वो शहर था सिंध का। तो ये जो बंबूर के शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ससी। शी वॉज डॉटर ऑफ अ वॉशरमैन। वो एक वॉशरमैन मतलब एक धोबी, उसकी बेटी थी। मतलब काफी गरीब घराने से, काफी पुअर घराने से उसका ताल्लुक था। वो एक धोबी की बेटी थी। प्रिंस पिन्हू वॉज ऑफ केच मकरान बलूचिस्तान, ट्रेवल टू बंबूर एंड फेल इन लव विद ससी। अब सेकंड कैरेक्टर्स में क्या है बेटा, प्रिंस मतलब शहजादा, शहजादा पिन्हू या पिन्हू, शहजादा पिन्हू जो था, इसको पिन्हू पढ़ेंगे, ऑफ केच मकरान। केच मकरान, जिसको आज हम सिर्फ मकरान कहते हैं। मकरान का इलाका जो है बेटा बलूचिस्तान में पाया जाता है। मकरान कोस्टल हाईवे के साथ साथ जो गवादर तक जो रास्ता चलता है वो कहलाता है, दैट इज मकरान या केच मकरान। तो मकरान जो था उसमें एक बादशाही हुकूमत थी, उसमें बादशाह हुकूमत करता था। उसका बेटा था प्रिंस पिन्हू या शहजादा पिन्हू, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता था। ट्रेवल टू बंबूर एंड फेल इन लव विद ससी। तो वो एज अ मर्चेंट, एज अ ताजिर के तौर पर वो बंबूर गया। वहां पर उसको जो ससी, जो वहां पर एक लड़की थी, उससे उसकी मोहब्बत होगी। ही फेल इन लव विद ससी। बोथ गॉट मैरिड एंड लिव्ड इन बंबूर। दोनों की शादी हो गई और दोनों की शादी हुई। और उसको पता था प्रिंस पिन्हू को कि मैं एक बादशाह का बेटा हूं, मैं एक शहजादा हूं, जबकि ये एक धोबी की बेटी है। लेकिन मेरे घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो बजाय वापिस केच मकरान जाने के, मतलब बलूचिस्तान जाने के, वो सिंध में बंबूर में ही उसने रहना शुरू कर दिया। पन्हूज ब्रदर्स किडनैप्ड हिम। अच्छा क्या हुआ कि जब पन्हू के घर वालों को ये पता लगा कि उनका जो बेटा है, या उनके भाइयों को जब पता लगा कि मेरा भाई जो उसने एक इस तरह लो कैटेगरी की एक लड़की से उसने शादी कर ली जो कि एक धोबी की बेटी है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। और उसके जो भाई थे, चंद एक भाई थे, वो आए बंबूर में, और उन्होंने काफी शुरू में तो काफी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाई और मेहमान नवाजी दिखाई, और काफी ज्यादा कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, ठीक है तुमने शादी कर ली, कोई इशू नहीं है। और वो एक दिन आए और खाना पीना सब कुछ खाया उन्होंने, सब कुछ। उसके बाद फिर जब रात होती है, ससी पन्नू जब सोते हैं तो क्या करते हैं कि जो पन्नू को, वो जिसके जो भाई हैं, वो क्या करते हैं, उसको किडनैप कर लेते हैं, उसको एब्डक्ट कर लेते हैं। और किडनैप करने के बाद उसको वहां से लेकर चले जाते हैं बलूचिस्तान अपने घर वापस। जब ससी जो है जब जागती है तो देखती है कि भाई उसका जो हस्बैंड, उसका जो शौहर है, वो तो नहीं है घर के अंदर, और उसके भाई वगैरह सब चले गए। तो ससी क्या करती है, वो उसी अपने जो है वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए ससी ट्रेवल वाइडली इन द डेजर्ट इन सर्च ऑफ पन्नू अंटिल शी डाइड देयर। तो ससी जो है ना वो भागती है और दौड़ती है अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। और यहां तक कि जाहिर सी बात है वो तो कहाँ, बहुत दूर है, मगर मकरान और बंबूर के बीच में मतलब हंड्रेड्स ऑफ माइल्स का फासला है, और बीच में रेगिस्तान है सिर्फ, जो सिंध सराय थर हो गया या जो बलूचिस्तान के रेगिस्तान है वो सब है। तो वो उस रेगिस्तान में दौड़ती रहती है, भागती रहती है भूखे प्यासे। और उसको जाहिर सी बात है कि वो इतना दूर था कि वो पैदल तो सफर नहीं कर सकती थी उसका। आखिरकार वो दौड़ तो रेगिस्तान में कहीं पर, उसी रेगिस्तान के बीचों बीच कहीं पर वो गिर कर मर जाती है। उसके बाद जब पन्नू, जब जाहिर सी बात है उसको जब किडनैप करके ले जाते हैं, और जब उसको पता लगता है इस बारे में कि मुझे जो किडनैप कर लिया, मतलब बेहोश करके शायद उसको लेकर गए थे, जब वो होश में आता है तो उसको पता लगता है कि यार उसको तो वो केच मकरान लेकर आ गए। तो वो क्या करता है, वो भी जब जागता है और देखता है कि उसकी वाइफ तो वहां पर नहीं है, तो वो भी दौड़ते हुए जाता है रेगिस्तान में उसको ढूंढने के लिए। और फाइनली जब वो भी दौड़ता रहता है काफी दिनों तक, मतलब भूखे प्यासे वो दौड़ता रहता है, यहाँ तक कि जब वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ ससी की कब्र बनी होती है, जहां पर उसकी मौत हुई होती है रेगिस्तान के बीच में। तब वो ससी के बारे में देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है और वो भी मर चुकी है, तो वो इस सदमे के ताब ना लाता है, और उसकी भी जो है वो रूह परवास कर जाती है और वो मर जाता है उसी कब्र के साथ। और दोनों की कब्र एक साथ इस तरह बना दी जाती है। आज भी बलूचिस्तान का
मुझे नहीं पता वो कौन सा मकरान का एरिया, लेकिन रेगिस्तान के बीचों बीच 2 कब्र आज भी उनके बने, सस्सी और पिनू के, जो इसकी इस फॉक टेल को, उस लोक कहानी को जिंदा रखते हैं। ठीक है, इस तरह की कहानियां यकीनन आपने कभी इसको सुना होगा। दिस इज द फॉक स्टोरी ऑफ सिंध ना बेटा, जो एक तरह से एक चीज बताती है कि चूंकि सस्सी को पिनू से बहुत मोहब्बत थी अपने हस्बैंड से, तो वो उसको ढूंढने के लिए निकली और यहां तक कि उसकी मौत हो गई और वो मर गई। तो इसी चीज को इश्क मजाजी के केस में इसको लिया गया बेटा। इसको हम इश्क हकीकी के केस में भी ले सकते हैं कि अगर इंसान खुदा की याद में निकलता है तो उसको बहुत सारी मुसीबतें, सऊबतें झेलनी पड़ती हैं। ही हैज टू एम्ब्रेस और शी हैज टू एम्ब्रेस अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। ठीक है, तो इसी चीज को, मैसेज को देखते हुए जो शाह लतीफ है, उन्होंने एक नज़म को लिखा है जिसके हम कुछ लाइंस पढ़ेंगे। वी हैव टू रीड अ फ्यू वर्सेस ऑफ दिस पोएट्री ना, वी डोंट हैव टू रीड द कंप्लीट पोम, वरना तो जाहिर सी बात है काफी लंबी नज़म है ये शाह जो रिसालों के अंदर। हमें बस वी हैव टू डिस्कस दिस 5 स्टैंजास ना। अच्छा, जब टाइप ऑफ पोम की बात अगर हम करेंगे किस टाइप की नज़म इसमें है, तो हमें पता लगेगा कि दिस इज एक्चुअली अ फ्री वर्स। ये एक फ्री वर्स है टाइप ऑफ पोम के अंदर। फ्री वर्स के बारे में फर्स्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, व्हाट इज अ फ्री वर्स, दैट इट डजंट कंटेन अ राइम। इसके अंदर राइमिंग नहीं होती है, एंड के वर्ड सेम नहीं आते। जैसे देखो पहले का तो आ गया ना, लेकिन रेस्ट, ट्रैक्स, फीट, यार्ड्स, हर्ट, लार्क्स, रेन, फ्लेम्स, तो ये सेम वर्ड्स नहीं आ रहे। सिंस देयर इज नो राइमिंग पैटर्न इन इट, सो इट इज अ फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी समझ गए। तो मैंने यहां पर इसलिए भी लिख दिया कि आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, व्हाटएवर, लेकिन ये आपके बुक में डिटेल में मेंशन है, मैंने समराइज करके इसको यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं इसकी नज्म की लाइंस पढ़ते हैं, फाइनली पोम को स्टार्ट करते हैं। बर्न एज लॉन्ग एज यू लिव, चॉइस देयर इज नन, वेदर इट बी हॉट और कोल्ड, प्लेस टू रेस्ट इज नन, वेदर हॉट और कोल्ड, मार्च ऑन, देयर इज नो टाइम टू रेस्ट, lest darkness falls you fail to find beloved's tracks. Oh mother, hot is the ground beneath my feet, fire of love within me burns, burning in double flames she yearns. If I ever forget my love, if his memory is ever erased from my heart, then the desert blast may bring my end like desert's lot. Tears from my eyes fall like drops of rain, what I consider love was in truth fire's flames. अब इसको समझते हैं, इसकी ट्रांसलेशन में आ रहा। तो मुश्किल वर्ड्स की मीनिंग तो मैंने जाहिर सी बात है बोर्ड पर लिख दी है, आप देख सकते हैं जो भी मुझे मुश्किल वर्ड लग रहे थे, अदरवाइज बाकी आसान वर्ड बचे, वो रेड मार्कर से मैंने मीनिंग्स लिख दी है सब। तो बर्न एज लॉन्ग एज यू लिव, चॉइस देयर इज नन, जलते रहो, बर्न मतलब होते जलना, जलते रहो जब तक तुम जिंदा हो, चॉइस देयर इज नन, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, कोई रास्ता तुम्हारे पास और नहीं है। अच्छा, ये जो ससी है उसकी हार्डशिप्स के बारे में बता रहे हैं, पूरी नज़म स्टार्ट से एंड तक, उससे जो हार्डशिप फेस की रेगिस्तान में दौड़ते हुए, भागते हुए अपने हस्बैंड की तलाश में, उसी की हार्डशिप्स को यहाँ पर, उसकी मुश्किलात और सऊबतों को, उसको स्ट्रगल्स को यहाँ पर जो है वो सिंबलाइज किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। तो बर्न एज लॉन्ग एज यू लिव, चॉइस देयर इज नन, जलते रहो जब तक तुम जिंदा हो। चलते रहो से मुराद क्या, चूंकि वो रेगिस्तान में दौड़ रही है, और रेगिस्तान जाहिर सी बात है वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इंसान का जिस्म जो है वो जलना शुरू हो जाता है। तो जलते रहो जब तक तुम जिंदा हो, चॉइस देयर इज नन, तुम्हारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तुम्हें उससे, अपने हस्बैंड से मोहब्बत है और तुम्हें उसको ढूंढना है, तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। वेदर इट बी हॉट और कोल्ड, प्लेस टू रेस्ट इज नन, चाहे कोई गर्म जगह हो, चाहे कोई ठंडी जगह हो, लेकिन आप आराम नहीं कर सकते। मतलब चाहे कोई आप धूप में दौड़ रहे हो, चाहे कोई छांव भी आ जाए, लेकिन जाहिर सी बात है आपको चूंकि अपने हस्बैंड को तलाश करना है, तो आप रेस्ट नहीं कर सकते, आप आराम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको धूप आया तो उसमें भी दौड़ना है, छांव आ गई है, रात हो गई है तो उसमें भी आपको दौड़ना है, उसमें भी आपको भागना है, स्ट्रगल करनी है ताकि आप अपने हस्बैंड को ढूंढ सको। वेदर हॉट और कोल्ड, मार्च ऑन, देयर इज नो टाइम टू रेस्ट, लेस्ट डार्कनेस फॉल्स यू फेल टू फाइंड बिलव्ड ट्रैक्स। चाहे ठंडा हो, चाहे ठंडक हो, चाहे गर्मी हो, मार्च ऑन, चलते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, देयर इज नो टाइम टू रेस्ट, कोई वक्त नहीं है आपके पास आराम करने का, रेस्ट करने का। लेस्ट डार्कनेस फॉल्स। अच्छा, यहां पर बुक के अंदर इन्होंने फेल्स लिख दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि अभी टेस्ट एडिशन शाया हो रहा है बेटा, तो जब बुक है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट एडिशन, तो अभी कुछ थोड़ी बहुत गलतियां उसके अंदर निकलेंगी प्रूफ रीडिंग की, तो फिर न्यू एडिशन जब आएगा तो उसमें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर बुक के अंदर बेटा, यहाँ पर इन्होंने पीडीएफ के अंदर फेल्स लिख दिया है, बट डार्कनेस फॉल्स होता है। ये एक इंग्लिश का एक इडियम है, डार्कनेस फॉल्स मतलब होता है कि तारीकी हो जाना, रात हो जाना, अंधेरा फैल जाना। तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट डार्कनेस फॉल्स, कहीं ऐसा ना हो कि तारीकी फैल जाए, रात हो जाए, यू फेल टू फाइंड बिलव्ड ट्रैक, और आप अपने महबूब और आप अपने हस्बैंड, उसका जो रास्ता है उसको तलाश करने में नाकाम हो जाओ। ऐसा मतलब दिन का वक्त है तो ऐसा नहीं कि आप दिन के वक्त आप आराम कर लो और रात में जब ठंडी हो जाए
तो आप भागो, चूंकि रात के जब वक्त होगा तो आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा और आप लॉस्ट कर दोगे उसके रास्ते को, जिस रास्ते से वो गया है केच मकरान की तरफ। ओ मदर, हॉट इज द ग्राउंड बीनीथ माई फीट, फायर ऑफ लव विद इन मी बर्न्स, बर्निंग इन डबल फ्लेम्स शी यार्न्स। ए माँ, तो ए माँ, ओ मदर, हॉट इज द ग्राउंड बीनीथ माई फीट, मेरे पाँव के नीचे जो जमीन है वो बहुत ज्यादा गर्म है। तो रेगिस्तानी जमीन है, मेरे पाँव के नीचे जो जमीन है वो बहुत गर्म है। फायर ऑफ लव विद इन मी बर्न्स, और मेरे अंदर जो मोहब्बत की आग है, फायर ऑफ लव है, विद इन मी बर्न्स, वो मुझे अंदर से जला रही है। बर्निंग इन डबल फ्लेम्स शी यार्न्स, और मैं दोहरी आग से इस तरह जल रही हूँ। डबल फ्लेम मतलब दोहरी आग, एक तो वही जो डेजर्ट की जो है आग है, और एक जो मोहब्बत की आग जो है उसके दिल में जो लगी है, तो उसकी वजह से कह रहे डबल फ्लेम्स के साथ, दोहरी शोलों के साथ मैं जल रही हूँ। शी यार्न्स, वो कहती है। यार्न से मतलब वैसे तो ऊनी कपड़े को बनाना भी होता है यार्न, और यहां पर यार्न का मतलब है टेल, सुनाना, कहना, बताना। तो वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो कर्ब की हालत में हूँ, अजियत की हालत में हूँ इस रेगिस्तान में दौड़ते हुए। इफ आई एवर फॉरगेट माई लव, इफ हिज मेमोरी इज एवर रेज्ड फ्रॉम माई हार्ट, देन द डेजर्ट ब्लास्ट में ब्रिंग माई एंड लाइक डेजर्ट स्लाक्स। कहती है कि इफ आई एवर फॉरगेट माई लव, अगर मैंने अपनी मोहब्बत को कभी भी भुला दिया, इफ हिज मेमोरी इज एवर इरेज्ड फ्रॉम माई हार्ट, और अगर उसकी याद, उसकी मेमोरी अगर मेरे दिल से वो मिट गई, इरेज हो गई, देन द डेजर्ट ब्लास्ट में ब्रिंग माई एंड लाइक डेजर्ट स्लाक। तो जो रेगिस्तान की आग है, डेजर्ट ब्लास्ट, ब्लास्ट बतावी आग, तो रेगिस्तान की जो आग है वो मेरा खात्मा कर देगी, लाइक डेजर्ट स्लाक, जैसे रेगिस्तानी चिड़िया। रेगिस्तानी चिड़िया को जब पानी नहीं मिलता है, जब वो पानी नहीं पी पाती है, तो वो गिरकर, उड़ते उड़ते गिरकर वो मर जाती है। कहती है बिल्कुल इसी तरह से अभी अगर मैं दौड़ रही हूं, अगर मैं भाग रही हूं, तो ये मोहब्बत की आग है मेरे अंदर, वो जज्बा है जो मुझे यहां पर दौड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। और अगर मैं अपनी मोहब्बत को भुला देती हूं और अगर मेरी उसकी याद मेरे दिल से मिट जाती है, तो क्या होगा कि रेगिस्तान की जो आग है वो मेरा खात्मा कर देगी, जैसे रेगिस्तानी चिड़िया का खात्मा हो जाता है। बस ये एक मोहब्बत है जो उसको एक पावर दे रही है, एक उसको ताकत दे रही है, कुव्वत दे रही है, जिसकी वजह से वो बेयाबान रेगिस्तान के अंदर दौड़ रही है। तो उसके इस पूरे इस मंजर को सिंबलाइज कर रहे देखा जाए, रेगिस्तान में दौड़ने का मंजर। टीयर्स फ्रॉम माई आईज फॉल लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन, कहते हैं कि टीयर्स ऑफ माई आईज फॉल लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन। यहां पर सिमिली इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा। अगर आप देखें यहां पर, तो लाइक के वर्ड के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इट इज कॉल्ड अ सिमिली। यहां पर भी सिमिली यूज हो रहा है लाइक के वर्ड के साथ। तो ऐसे भी आपको पता है एमसीक्यूज आते हैं कि फलां लाइन के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जा रहा है। तो वो तो बेटा हम जब बुक्स देखेंगे तो बुक्स के एमसीक्यूज को बाद में सॉल्व करेंगे जब बुक आएगी। तो टीयर्स फ्रॉम माई आईज फॉल लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन, क्या कहते हैं कि टीयर्स फ्रॉम माई आईज, मेरे आंख से आंसू, फॉल गिरते हैं, लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश के कतरों की मानिंद। मतलब मेरे तो सस्सी कहते हैं कि मेरे आंखों से जो आंसू हैं वो जारों कतार बह रहे हैं जैसे कि बारिश होती है। What I considered love was in truth fire flames, जो मैंने समझा था मोहब्बत को, was in truth, वो सच में थी क्या, फायर फ्लेम, आग के शोले। मतलब जो चीज, इस चीज को मैंने मोहब्बत समझी थी, असल में वो चीज आग के शोले थी जिसने मुझे जला दिया, जिसकी वजह से मैं इस रेगिस्तान में दौड़ रही हूँ और भाग रही हूँ। जिस तरह से मिर्जा गालिब ने कहा था कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इसमें इस तरह की चीज है कि सस्सी ने इस चीज को पूरी तरह से फील किया कि वो किस तरह से अपने बिलव्ड्स की याद में वो दौड़ रही थी। तो देखो टोटली इस नज़म में अगर देखा जाए, अगर हम इसको सरसरी तौर पर देखें तो इसके मजाजी पर ही लिखी गई पूरी पोएट्री है, लेकिन हम इसको इसकी हकीकी के साथ जोड़ सकते हैं कि जो सस्सी है वो असल में एक अल्लाह का बंदा है, खुदा का बंदा है, और जो पिनू है उसको अगर हम गॉड्स के साथ सिंबलाइज करें तो क्या होगा कि खुदा की तलाश अगर आपको करनी होती है, आप खुदा को ढूंढने जाते हो खुदा की तलाश में, तो क्या होता है कि इसमें आपको बहुत सारी सऊबतें झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, कांटों पर चलना होता है अगर आपको खुदा की तलाश और अल्लाह की याद में अगर आप आगे बढ़ते हो। जिस तरह से सनू जो है वो जो है पिनहू जो है उसको तलाश करते हुए सस्सी जो थी उसने बहुत सारी सऊबतों को और मुसीबतों को झेला। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक बात सारी? ठीक है।